नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। देश में युवाओं की जो राजनीति है उसमें उभरते हुए नाम जो हैं और कहें कि सबसे अग्रणी नाम युवा नेतृत्व अपनी पार्टियों को जो दे रहे हैं उनमें हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। अपनी अपनी पार्टियों के सबसे बड़े नेता और एक तरह से कहें तो जिनके कंधे पर अपनी पार्टियों को आगे ले जाने की जिम्मेदारी। दोनों ताल्लुक रखते हैं बिहार से, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे बिहार के और 2 बार डिप्टी सीएम रहे। इस कारण से उनको भली भांति लोग जानते हैं। सिर्फ इसलिए भी नहीं जानते हैं कि वो लालू यादव के बेटे हैं, बल्कि उनके नाम के साथ नौकरी देने वाले व्यक्ति के तौर पर एक पहचान जुड़ी है और उनके समर्थक ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि अपने 17 महीने के दूसरे कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह से नौकरी लोगों को दी वो काबिल तारीफ है। वहीं दूसरी तरफ आइए तो चिराग पासवान हैं। तमाम संघर्षों के बाद आज की तारीख में केंद्रीय मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री इस उम्र में होना ये छोटी बात नहीं है, लेकिन आज की तारीख में मोदी मंत्रिमंडल में वो कैबिनेट मंत्री हैं और साथ ही साथ अपनी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे। अपनी पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाना है ये दारोमदार उनके ऊपर। ऐसे में जबकि उनकी पार्टी को ज़बरदस्त झटका लगा था जब 3.5-4 साल पहले उनकी पार्टी टूट गई और टूटने के बाद चाचा जो उनके पार्टी के बड़े नेता के तौर पर उभरे और उन्होंने केंद्र में सत्ता भी मोदी सरकार में हासिल की, तो उनसे पार पाना एक चैलेंज था और चुनौती के तहत उसको लेते हुए चिराग पासवान बिहार में घूम घूम कर अपनी पहचान और प्रासंगिकता को साबित करते चले गए। और इतना साबित करते चले गए कि मोदी सरकार को जब अपने सहयोगी चुनने थे तो उसने लोकसभा चुनाव के वक्त अपने सर्विंग मिनिस्टर को छोड़ दिया और एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो सिर्फ एक सांसद था। 5 सांसदों वाली एलजेपी को छोड़ करके एक सांसद वाली एलजेपी चुन ली और चिराग पासवान न केवल अपनी दी हुई सारी सीटें जीत कर ले आए वापस, बल्कि उन्हें केंद्र में मंत्री के पद से नवाजा गया और कहा यही गया कि भाई जो लेगेसी थी रामविलास पासवान की, वो लेगेसी आज चिराग पासवान के पास है। यानी कि सारे वोट जो पासवान समाज के हैं वो बिहार में सिर्फ चिराग पासवान के पास है। ये दोनों नेतृत्व ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले दिनों में जो एक खलिश खालीपन आता जा रहा है बिहार में, ख़ास तौर पर जो 3 बड़े नेता कहलाते थे, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार, थे क्या हैं केवल रामविलास पासवान की मृत्यु हुई है। इसमें से पाया ये जा रहा है कि सभी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपने जीवन के सूर्यास्त की तरफ बढ़ रहे हैं, सक्रियता की सूर्यास्त की तरफ बढ़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बारे में तो ये माना ही जाता है बीमार रहते हैं। तेजस्वी ने कार्यभार संभाल लिया है। चिराग अपने पिता के जाने के बाद पूरी तरह संभाल चुके हैं और नीतीश कुमार भी स्वास्थ्य कारणों से बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहते। हालांकि उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाना है अगला चुनाव लोग कहते हैं, लेकिन बहुत सी अटकलें, बहुत सी बयानबाजी और कयास उनके स्वास्थ्य को लेकर चलते रहते हैं। ईश्वर करे वो बहुत दिन जिए, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जो अगला चुनाव होने जा रहा है उसमें 2 चेहरे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगे और देश देखेगा कि आखिरकार बिहार का असली प्रतिनिधि कौन है। और उस जंग की जो शुरुआत है वो बिहार से नहीं हुई है। जंग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस जंग की शुरुआत हुई है झारखंड से। पड़ोसी राज्य झारखंड जो कभी बिहार ही का हिस्सा हुआ करता था, जो साल 2000 में झारखंड बनने के बाद अब एक ऐसे चुनाव की तरफ बढ़ रहा है जहां पर मानकर चला जा सकता है कि बहुत निर्णायक फैसले आने वाले हैं। इंडिया गठबंधन बहुत मुस्तैदी से वहाँ चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन वो भी ज़बरदस्त जीत
हासिल की जाए, ऐसे में जबकि सत्ता से बाहर है, इस कोशिश में लगी हुई है। और इन्हीं कोशिशों के तहत उन्होंने तमाम अपने सहयोगियों को इकट्ठा किया है। तो इंडिया गठबंधन में, चूँकि आप जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन की जो पार्टी है, हेमंत सोरेन जिसके सुप्रीमो हैं वो चलाते हैं, उन्होंने कांग्रेस की सहायता से सरकार चलाई, तो कांग्रेस तो उनके सहयोगी हैं ही। आरजेडी भी 2 सीटें वहाँ जीत कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है पिछले चुनाव में, तो वो तो है ही। इसके अलावा लेफ्ट को भी जोड़ा गया है और एक ऐसे गुलदस्ते को तैयार किया गया है ताकि कड़ी टक्कर एनडीए को दी जा सके। लिहाजा एनडीए ने भी अपनी तमाम कोशिशों के तहत न केवल जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, उस कॉम्बिनेशन को, बल्कि बिहार का जो पूरा कॉम्बिनेशन है उसमें एलजेपी, रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी, वो भी बहुत महत्व रखती है। तो तीनों को जोड़ करके अपना कॉम्बिनेशन बनाया है, बाकियों को नहीं दिया। कोई जीतन राम मांझी को या उपेंद्र कुशवाहा को, जी नहीं, उन लोगों को नहीं दिया है। चिराग पासवान को, जनता दल यूनाइटेड को, और खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनके दूसरे सहयोगी झारखंड में हैं, वो झारखंड की पार्टी आजसू के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब आजसू और भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम सीटें हैं, लेकिन 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड की और 1 सीट दी गई है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को। और यहीं से कहानी आपको हम आज सुनाना चाहते हैं उस टकराव की, जो कि आने वाले दिनों में और भीषण होती चली जाएगी और एक ऐसे टकराव में तब्दील हो जाएगी जहां पर झारखंड और बिहार को तय करना है कि आखिर उनका प्रतिनिधि कौन होगा, किसमें वो दम है कि वो आने वाले दिनों में बिहार की लड़ाई आगे बढ़ाए। वो लड़ाई जो कि अभी होनी बाकी है, साल 2025 में होनी है, कौन उनका मुख्यमंत्री होने लायक है, या आने वाले दिनों में जो लड़ाई होगी उसमें कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, कौन किसको टक्कर दे सकता है, क्या चिराग पासवान या फिर तेजस्वी यादव। दरअसल कहानी इस तरह से है कि चतरा की सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई। चतरा की सीट लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए के द्वारा दी गई और यही सीट इंडिया गठबंधन के द्वारा आरजेडी को भी दे दी गई। तो आप ये देखिए कि बिहार की ये 2 पार्टियां जो हैं झारखंड में चतरा सीट पर एक दूसरे से भिड़ेंगी। एनडीए और इंडिया, इन दोनों ने चुना किसको? आरजेडी को चुना इंडिया वालों ने और एलजेपी को चुन लिया एनडीए वालों ने, यानी कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक दूसरे के आमने सामने। आप पूछ सकते हैं कि पहले भी आमने सामने रहे हैं, ऐसी कौन सी नई बात हो गई? पहले भी साल 2020 में चुनाव जब लड़े तो एक दूसरे के खिलाफ ही तो लड़े। जी हाँ, बिल्कुल लड़े, उस वक्त बिल्कुल लड़े, लेकिन उस वक्त चिराग पासवान, जिन्होंने चिराग मॉडल के तहत, आपको याद होगा, हर उस सीट पर अपने उम्मीदवार दे दिए, 137 उम्मीदवार, जहां से जनता दल यूनाइटेड वाले लड़े, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि जहां जहां जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए, उन तमाम जगहों पर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी तो गठबंधन में थी, तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां था नहीं। भारतीय जनता पार्टी वालों ने जेडीयू को वोट कम किया और एलजेपी को वोट कर दिया, और इस प्रकार लाभार्थी हो गए वहां पर तेजस्वी यादव की आरजेडी। और 75 सीटें जो इस बार तेजस्वी यादव को 2020 में आई, तो लोग कहते हैं उसमें मदद एलजेपी की तरफ से था, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी के वोट ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, उसे झपट लिया था एलजेपी ने, और जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी। 40 या 42 या 43 सीट केवल उनको प्राप्त हुई थी, और इसका दर्द बड़ा सालता है जनता दल यूनाइटेड को और उसके सुप्रीमो नीतीश कुमार को। तो उस लड़ाई को डायरेक्ट एक आमने सामने की लड़ाई तो नहीं कह सकते, आमने सामने की लड़ाई जिसमें कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, एक दूसरे से वो सीट छीन लेनी है, ऐसी लड़ाई अभी तक तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच नहीं हुई है, जो होने जा रही है। और वो होने कहाँ जा रही है? वो चतरा की एक सीट जिस पर सबकी निगाहें होंगी। चतरा की एक सीट पूरे झारखंड में एक हॉट कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है। चतरा में तेजस्वी प्रसाद यादव
वो पहुँचे, उन्होंने अपने कैंडिडेट का नामांकन कराया। उनकी कैंडिडेट है रश्मि प्रकाश, जो कि सरकार में मंत्री रह चुके, जब एनडीए की सरकार थी तो मंत्री रह चुके, और भी कई सरकारों में मंत्री रह चुके सत्यानंद भोक्ता की बहू है। अब वो सीट पहले हुआ करती थी एसटी सीट, यानी कि अनुसूचित जनजाति की सीट। आप जानते हैं झारखंड में अनुसूचित जनजाति की सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन अब वो बन गई शेड्यूल कास्ट की सीट, यानी कि एससी सीट। आरक्षण तो अभी भी है, लेकिन वो एसटी से एससी हो गई। अब सत्यानंद भोक्ता ठहरे शेड्यूल ट्राइब, तो उन्होंने अपने बेटी की शादी करा दी एक ऐसी महिला से जो शेड्यूल कास्ट से आती हैं, और इस तरह से उन्होंने उनकी दावेदारी वहाँ खड़ी कर दी। नाम है उनका रश्मि प्रकाश। और इस तरह से सत्यानंद भोक्ता जो कई बार उस सीट से चुने गए, उनकी बहू रश्मि प्रकाश चुनाव वहाँ लड़ रही हैं। चिराग पासवान ने भी एनडीए से कहा कि देखिए, ये जो सुरक्षित सीट है एससी के लिए, इस सीट पर हम लड़ना चाहते हैं। जो भी उनकी नेगोशिएशन हुई, उन्हें एक सीट मिली और ये सीट उन्हें मिल गई। और यहाँ से उन्होंने वो व्यक्ति खड़ा किया है जो पहले भारतीय जनता पार्टी से भी इनके खिलाफ खड़ा हो चुका है, यानी कि सत्यानंद भोक्ता के खिलाफ खड़ा हो चुका है। नाम है जनार्दन पासवान। उसने भारतीय जनता पार्टी छोड़ लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन की और खड़े हो गए चुनाव में। और दोनों के नामांकन का जो दृश्य था वो अपने आप में बताता है कि टकराव किस तरह की होने जा रही है। तेजस्वी यादव ने ज़बरदस्त प्रहार किया, उन्होंने ज़बरदस्त बड़ी सभा की। नामांकन 23 अक्टूबर को अपने कैंडिडेट रश्मि प्रकाश का कराया और बीजेपी पर खूब हमला बोला। कहा कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में हराना है। उन्होंने कहा कि देखिए, विरोध में कौन है? विरोध में तो वही पुरानी पार्टी के उम्मीदवार हैं ना, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने पार्टी बदल दी है, उम्मीदवार वही पुराने हैं। और बीजेपी को जब हरा दिया सत्यानंद भोक्ता ने, यानी कि रश्मि प्रकाश उनके उम्मीदवार के फादर इन लॉ ने, तो फिर लोजपा क्या है? इसे तो आसानी से हराया जा सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी है क्या? ये बोलकर उन्होंने कहा कि मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है और तमाम चीज़ें उन्होंने गिनाई, पलायन को भी गिनाया और कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की घेरेबंदी ज़रूरी है। उन्होंने इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझी कि बार बार लोक जनशक्ति पार्टी का नाम लिया जाए। अच्छी खासी सभा थी, उनके उम्मीदवार साथ में थी और एक बढ़िया इम्प्रेशन क्रिएट उन्होंने किया चतरा में। और ये सब चुपचाप देखते रहे चिराग पासवान। एक दिन बाद ही उन्होंने अपने उम्मीदवार का नामांकन कराया और वो जो नामांकन कराया, उस नामांकन ने कम से कम इतना तो पक्का कर ही दिया कि जीत वहाँ पर इस बार सत्यानंद भोक्ता जी और उनके परिवार के लिए आसान नहीं होने जा रही है। विशाल सभा, बहुत ज़बरदस्त सभा, और ऐसी सभा जो कि अमूमन चिराग पासवान की पर्सनालिटी और उनकी राजनीति के साथ जोड़ी जा सकती है। जहाँ भी वो सभाएं करते हैं, बड़ी सभाएं करते हैं। बड़ी सभाएं तेजस्वी भी करते हैं, लेकिन तेजस्वी ने जो सभा चतरा में की, उससे कई बड़ी सभाएं, ज़्यादा बड़ी सभाएं वो बिहार में करते हैं। उतनी बड़ी सभा नहीं थी, लेकिन जिस तरह की सभाएं बिहार में करते हैं, चिराग पासवान कुछ वैसी ही सभा उन्होंने चतरा में की। और देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से वो गरजे। चिराग पासवान जिस तरह से अपनी अंदाज में अपनी बातों को रखते हुए लोगों के सामने अपने उम्मीदवार जनार्दन पासवान के लिए वोट मांग रहे थे, उन्होंने सीधे खुद को, अपनी पार्टी को और जनार्दन पासवान की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ा और ये बताने की कोशिश की कि झारखंड पिछले 5 साल में कितना पीछे हो गया है, कितना नुकसान उसे हुआ है। उन्होंने बताया कि कैसे महिलाएं असुरक्षित हैं और यही एक मुद्दा है जिसको कि पकड़कर भारतीय जनता पार्टी हर जगह ले जाना चाहती है। वो कहती है कि झारखंड में ज़बरदस्त दखल हुआ है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसे हैं और ख़ास तौर पर संथाल परगना में संथालों की आबादी घटती चली जा रही है। 40% से अब मात्र 28% रह गई है।
और ऐसे में ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी वो जागृति लाए ताकि ये जो दखल और घुसपैठ हो रही है, यहाँ पर डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश हो रही है, उसे रोका जाए। उन्होंने कहा महिलाएं असुरक्षित हैं और ऐसे में जबकि ये ज़रूरी है कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सरकार बनाई जाए। अब ये जो चतरा में हमने लड़ाई देखी, क्या ये केवल चतरा की लड़ाई है? बड़ी बात तो ये है कि चतरा में हम ट्रेलर देख रहे हैं, जीत किसी की भी हो। दरअसल ये नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलने से बचते थे। ये नेता एक दूसरे से एक दोस्ताना संबंध बनाकर रखना चाहते थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि एक दूसरे के कार्यक्रमों में आएँ और कुछ इस तरह से पेश आएँ कि आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद रिश्ते कायम हों। लेकिन उसी दौर में एक घटना घटी जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान की जो पुरानी सीट जमुई है और वहाँ से उनके रिलेटिव अरुण भारती चुनाव लड़कर जीते इस बार, वहाँ पर चिराग पासवान की माताजी को गालियाँ दी गई और उस वक्त उन्होंने तड़प कर जो बातें कहीं, उसमें उनकी अपेक्षा थी कि तेजस्वी आगे आएंगे और आरजेडी के समर्थक चूँकि गालियाँ दे रहे थे तो आगे आकर के वो कहेंगे कि ये बहुत गलत हुआ। वो कहीं ना कहीं आहत इस बात से हुई कि तेजस्वी ने रिएक्ट नहीं किया या फिर उस तरह से रिएक्ट नहीं किया जिसकी अपेक्षा उनको थी। उन्होंने इस बात को मन में रखा और उसी दिन से ऐसा लगता है कि ये अदावत, जो सियासी अदावत पहले मित्रवत हुआ करती थी, अब मित्रवत न होकर के खालिस सियासी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली अदावत हो चुकी है। दूसरी बात ये भी है कि बिहार की राजनीति में जो बदलाव है उसमें दो युवा नेताओं का सामने आ जाना ये अपने आप में स्वाभाविक भी लग रहा है और कोई है नहीं। जिस तरह से आप देखें तो जनता दल यूनाइटेड के पास तो कोई इस तरह का युवा नेतृत्व है, लेकिन युवा नेतृत्व नहीं है। आरजेडी के पास है, लोक जनशक्ति के पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी संघर्ष कर रही है कि उसका चेहरा कौन है। आरजेडी के चेहरे तेजस्वी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान हैं, जनता दल यूनाइटेड के अभी भी नीतीश कुमार चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कौन चेहरा है ये अभी तक तय नहीं हो पाया और ऐसे में ये दो चेहरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये दो चेहरे जो कि उप मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्रीय मंत्री तक हो चुके हैं, ये दो चेहरे जो आने वाले दिनों में किस तरफ राजनीति जा रही है बिहार की, वो तय करने वाले हैं। ये दो चेहरे जिनके आसपास राजनीति हो रही है, ये दो चेहरे जो कि अपने अपने गठबंधनों के सबसे प्रमुख चेहरे के तौर पर हैं। इंडिया गठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव और एनडीए गठबंधन के चेहरे चिराग पासवान। आने वाले दिनों में हम इस लड़ाई को और किस रूप में देखेंगे। ये टकराव जो चतरा में शुरू हुआ है ये किस ओर जाएगा। ये तमाम लोग जो कि आज की तारीख में इन दोनों नेताओं के आसपास घुमर रहे हैं, क्या यही तय करता है कि आने वाले दिनों में बिहार की जो राजनीति है वो इन्हीं दोनों नेताओं के टकराव और इन्हीं दोनों नेताओं के आसपास की जो राजनीति है उसके ज़रिए हुआ करेगी। क्योंकि तीसरा विकल्प नीतीश कुमार जो सफल विकल्प अभी तक का है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी बातों में थोड़ी बहुत अब जो फिसलन आने लगी है, उससे लोगों को समझ में आने लगा है कि वो जो ग्लोरियस ईरा था, वो जो स्वर्णिम काल था, वो घट रहा है, उनका ख़त्म हो रहा है। और ऐसे में प्रशांत किशोर का भी आगमन हो चुका है, लेकिन प्रशांत किशोर जहाँ से निशाना साध रहे हैं उससे बहुत आगे ये दोनों नेता निकल चुके हैं। और प्रशांत किशोर अगर सफल होते हैं तो माना जाता है कि वो चयन करेंगे और लगातार वो हमले बोलते हैं आरजेडी पर, तो ऐसे में वो चयन करेंगे तो किसका करेंगे? क्या वो चिराग पासवान के साथ जुड़ेंगे? घूम फिर करके बातें इन्हीं दो नेताओं के आसपास हो जा रही हैं और इसीलिए चतरा सीट पर जिस तरह से प्रचार होता है, जिस तरह से चुनाव लड़ा जाता है और फाइनली जिस तरह से नतीजे आते हैं उस पर सबों की निगाहें हैं, क्योंकि यही नतीजे तय करेंगे एक ट्रेलर के तौर पर कि आने वाले 2025 में जो बिहार में चुनाव है, जो फिल्म है, वो कैसे होनी जा रही है। इन दोनों नेताओं में आपको क्या लगता है किसमें बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कौन बेहतर नेता है? आप किसी का नाम लेना चाहेंगे या फिर कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद
इन दोनों नेताओं में से किसी एक का चयन करेंगे? आप क्या समझते हैं? आप हमें लिखिए और बताइए कि ये न्यूज़ वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।